हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। पाठ 3 हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अभी तक उन्होंने नदियों को दूर से ही देखा था, यानी कि वो दूर से देखने पर गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी, एक सम्राट महिला की भांति। सम्राट यानी कि अच्छे कुल की महिला की भांति वो लगती थी और उनके प्रति लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। यानी कि माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में लेखक डुबकियां लगाया करते थे। परंतु इस बार लेखक जब हिमालय के कंधे पर चढ़े तो उन्हें उनका कुछ और ही रूप दिखा। वे हैरान थे कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनके यह भावभंगी, इनका यह उल्लास ये कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी कि लेखक कहते हैं कि इनकी वो भावभंगी, इनका वो उल्लास, यानी कि मैदान में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। कहाँ ये भागी जा रही है। वह कौन है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अध्यतिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ लेखक कहते हैं कि लेखक को ऐसा लगता है कि मानो इनका कोई लक्ष्य है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। कौन जाने वृद्ध हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घुनता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चीनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं।
यानी सिंदूर, ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महानदियां हैं जो हिमालय के हृदय की बर्फ की पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती है और वो निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती। इन्हें महानाद भी कहा जाता है, लेकिन इनको देखकर लेखक की आंखों के सामने हिमालय की अन्य पुत्रियां अर्थात छोटी बड़ी सभी नदियां उनके आंखों के सामने छा जाती है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक को बूढ़ा हिमालय इन नदियों का पिता मालूम होता है। जिस प्रकार ये नदियां हिमालय की गोद में बच्चियों की तरह खेलती है तथा इनका रूप अत्यंत लुभावना होता है तथा अंत में समुद्र में समा जाती है। इसलिए लेखक को हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से ये कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, क्योंकि तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। इन चंचल नदियों को देखकर लेखक को लगा कि महाकवि को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लीड की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का रूप दिया क्योंकि ये सर्वस्व कल्याण ही करती है। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेमिका माना है और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है। एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उचाट था, मतलब उदास थे, तो वे तिब्बत में सतलज के किनारे जाकर बैठ गए। पाँव पानी में लटका दिए तो थोड़ी ही देर में उनका तन और मन ताज़ा हो गया और लेखक कह उठे कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो और तुम्हारा स्वरूप बहुत ही प्रिय है। तो वो क्या गुनगुनाने लगे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और वो क्या गुनगुनाने उठते हैं कि सतलज के किनारे जाकर बैठ गए, पाँव पानी में लटका दिए,
तो थोड़ी देर में उनका तन और मन ताजा हो गया और लेखक गुनगुनाने लगे कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत ही प्रिय है। तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो, सारी खुमारी अर्थात आलस्य दूर हो गया। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता। पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति तो नर्तकी के समान है। और इस प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो इस प्रकार वो नदी के किनारे बैठकर इस तरह का वो गुनगुनाने लगे।